जय हिंद, जय भारत। मैं संजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार में, डिस्कवरी स्टडी सर्किल में। ठीक है, आने वाले विभिन्न परीक्षाएं जैसे यूपी पैट, यूपी पुलिस और वीडियो, जो री एग्जाम हो रहा है वीडियो का, और जो आपका यूपी के अंदर एक एग्जाम होना है ऑपरेटर का, तो उन सब के लिए इतिहास की एक अलग से क्लास लेकर आए हैं। पूरे इतिहास को क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में कंप्लीट करेंगे किस तरीके से, और प्लस डिटेल के साथ साथ आगे बढ़ते चलेंगे। तो हम लोग करते स्टार्ट, चलिए प्रारंभ किया जाए अपना खेल। ठीक है, देखो बच्चों, बड़े कई दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तो लेकिन अभी मुलाकात प्रतिदिन होगी, पर डे होगी, और इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य और मौर्योत्तर काल का क्वेश्चन सेट है। क्या बच्चों, क्वेश्चन सेट कैसे करना है, क्वेश्चन करेंगे लगभग जितने भी हमारे पास हमसे होंगे, लगभग 40 मिनट की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे डिटेल के साथ आपको मैं बताता चलूंगा। आप अपना पेन और अपनी कॉपी उठा लीजिए, जो शब्द मैं बोलूंगा वो शब्द आप नोट करते चलिएगा, उनको रट लीजिएगा। एग्जाम में आपको हूबहू ऐसा ही मिलना है, यह बात तय है। यूपी पैट के एग्जाम में 10 नंबर का इतिहास है, जानते हैं आप। सबसे अधिक वेटेज जो है पैट में वो इतिहास को ही है, पूरे जीएस को लेकर। हम बहुत सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट ये होता है बच्चों क्वेश्चन करते समय कि जो इसके जो आसपास की जो बातें होती हैं, वो जो बताई जाती हैं आसपास की बातें, वो आप नोट करते रहिए और बार बार उनको दोहरा लीजिएगा तो कोई समस्या नहीं होगी। और दूसरी बात, वीडियो हमेशा पड़ी रहती है यूट्यूब पर, हमारे चैनल पर वीडियो पड़ी रहेंगी, उन्हें आप कभी भी दोबारा से देख सकते हो। बहुत सरल भाषा में, आसान भाषा में, बेहतरीन तरीके से हम चीजों को आप तक पहुंचाएंगे। करिए, करते हैं स्टार्ट। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। प्रथम भारतीय साम्राज्य, बच्चों ध्यान रखना, किसी भी प्रश्न को करते समय जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते समय हमें देना चाहिए कि वो जो पूछ रहा है उसका फोकस बिंदु क्या है, वो किस चीज पर फोकस करना चाह रहा है, वो चीज क्या है। अगर आप ये समझ गए तो समझ लीजिए आपके क्वेश्चन ठीक होने के चांस डबल हो गए। क्वेश्चन को समझना सबसे जरूरी होता है। प्रथम भारतीय साम्राज्य, और क्वेश्चन को जब भी पढ़ो तरीके से पढ़ो, ऐसे मत पढ़ो प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापित किया गया था, नहीं, ये तरीका गलत है पढ़ने का। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, तो इसको बोलो अंडरलाइन। प्रथम भारतीय साम्राज्य ये पूछ रहा हो, यानी किसके द्वारा स्थगित किया गया था, स्थापित किया गया था। क्या कनिष्क के द्वारा? नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा? यस। हर्ष के द्वारा या समुद्रगुप्त के द्वारा? ये तीनों शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बहुत बाद में हुए। और आप जानते हैं 323 ईसा पूर्व 322 बीसी में जो मौर्य वंश की स्थापना हुई थी, वो भारत का पहला ऐतिहासिक साम्राज्य है। के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और उनके पुरोहित चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त थे, जिनकी पुस्तक है एक अर्थशास्त्र। कौन सी पुस्तक है? अर्थशास्त्र पुस्तक है। ये जो अर्थशास्त्र पुस्तक है इसका विषय राजनीतिक और प्रशासनिक है, अर्थशास्त्र इसका विषय नहीं है। अर्थशास्त्र पुस्तक के ऊपर किसी लेखक का नाम लिखा हुआ नहीं है। चाणक्य की तुलना जो विष्णुगुप्त है या कौटिल्य, मैकियावेली से की जाती है। मैकियावेली की एक पुस्तक है द प्रिंस, और वो विश्व की पहली राजनीतिक पुस्तक मानी जाती है जिसमें राजनीति के बारे में बताया गया है। हमारे यहां भारतीय इतिहास में पहली ऐतिहासिक पुस्तक राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी जो कलहण ने लिखी थी, वो पहली ऐतिहासिक पुस्तक है बच्चों। राजतरंगिणी और अलबरूनी का भारत इतिहास में आईएएस और पीसीएस के सिलेबस में स्पष्ट लिखे हुए हैं दोनों ही वाक्य, अलबरूनी का भारत और कलहण की राजतरंगिणी। इन दोनों का महत्व भारतीय इतिहास में बहुत ज्यादा है।
तो राजतरंगिणी भारत की पहली ऐतिहासिक पुस्तक है जो 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी। अर्थशास्त्र कौटिल्य की पुस्तक है जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में बताती है। चाणक्य विष्णुगुप्त के बारे में आप जानते ही हैं, मौर्य काल की क्लास पढ़ी हुई है पूरी, उसमें देख सकते हो आप। तो प्रथम कौन सा संस्थापक? चंद्रगुप्त मौर्य थे। कनिष्क कुषाण वंश के थे, संस्थापक नहीं थे। कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कड़फिसेस। कुजुल कड़फिसेस, कुजुल कड़फिसेस, कड़फिसेस, ये कौन था बच्चों? ये था आपका कुषाण वंश का संस्थापक। कनिष्क तो बाद में आया, छोटी शाखा का, यूची शाखा थी वो। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक है। हर्ष आप जानते हैं ये वर्धन वंश, हर्षवर्धन या मोखरी वंश, है ना, पुष्यभूति, ये सब उस काल की बातें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? देखो इसमें फोकस किस बिंदु पर है? फोकस पुराना राजवंश है। किस बिंदु पर फोकस है? पुराना राजवंश। गुप्त, वर्धन, कुषाण या मौर्य? सबसे पुराना राजवंश मौर्य है। गुप्त वंश पुराना नहीं है। इसकी स्थापना 319 और 20 ईस्वी में किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम, या इससे पहले श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच और फिर चंद्रगुप्त प्रथम। तो 319 एडी बोलते, एसीई, आफ्टर कॉमन एरा। वर्धन वंश ये भी इसके बाद का है। कुषाण वंश के संस्थापक जो थे कुजुल कड़फिसेस, प्रथम शताब्दी ईस्वी के हैं, वो भी बाद का है। सबसे पहले कौन सा है? मौर्य वंश। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? फोकस किस पर है? जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, यानी इनमें से किस लेखक के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है? भास, शूद्रक या अशुघोष? अशुघोष बौद्ध धर्म के विद्वान थे। विशुद्ध मग और विशुद्ध मग करके कई किताबें इसकी है। अशुघोष, अशुघोष पहले लेखक हैं जिन्होंने संस्कृत में बौद्ध धर्म की पुस्तकों लिखना शुरू किया था। अशुघोष, जो बौद्ध धर्म की चौथी बैठक हुई थी कहां पर? कुंडलवन में, उसमें अशुघोष उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे वसुमित्र। विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस। इसका क्वेश्चन आंसर है विशाख दत्त की पुस्तक कौन सी है? जानते होंगे आप, मुद्रा राक्षस। इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत सारे बातों का वर्णन हुआ है। किसमें? विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में। एक पुस्तक हो रहे विशाख दत्त की चंद्रगोमनी या चंद्र व्याकरण बोलते हैं उसको। चंद्रगोमनी में जो है गुप्त काल के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में उल्लेख हुआ है ना। ये कौन सी है? मुद्रा राक्षस। किसकी पुस्तक है? विशाख दत्त की। शूद्रक और भास ये भी साहित्यकार हुए हैं, पर इनकी पुस्तकों में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में उल्लेख नहीं ना। मर्चकटिकम किस पुस्तक है? मर्चकटिकम शूद्रक की है। मर्चकटिकम किसकी पुस्तक है बच्चों? वो शूद्रक की पुस्तक है। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया है? सेंड्रोकोटस यानी क्या फोकस है? जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस? तो सेंड्रोकोटस फोकस है, इसके बारे में पूछा गया है। सेंड्रोकोटस किसे कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस। एंड्रोकोटस जस्टिन ने सेंड्रोकोटस का, एंड्रोकोटस कहा था प्लूटार्क ने। किसने? प्लूटार्क ने। सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सबसे पहले करी थी विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स थे। एशियाटिक सोसाइटी स्थापना हुई थी कलकत्ता में, और इसी एशियाटिक सोसाइटी ने ही संस्कृत की पुस्तकों का, जिसमें भगवत गीता है, रामायण है
मनुस्मृति है, इनका अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो इसलिए विलियम जोन्स को मौका मिला भारतीय पुस्तकों को पढ़ने का। तो जब उसने पुस्तकों को पढ़ा तो उसे उस काल के बारे में एक राजा का उल्लेख मिला बहुत सारी पुस्तकों में कि चंद्रगुप्त नामक कोई राजा था। उसी काल की जो पुस्तक है, जैसे इंडिका है, इंडिका तो वास्तव में नहीं मिलती अब वास्तविक रूप में, लेकिन इंडिका का जो विवरण है वो स्ट्रैबो जैसे प्लिनी टोल्मी के जो इतिहासकार हैं, इनकी किताबों में उसके दिए गए उदाहरणों का उल्लेख मिलता है। तो इसलिए विलियम जोन्स ने भारतीय पुस्तकों का अध्ययन करने पर और यूनानी पुस्तकों का अध्ययन करने पर, दोनों पर एक कॉमन राजा के बारे में बताया, वो था चंद्रगुप्त मौर्य। तो उसने कहा कि जो यूनानी लेखक हैं, जो सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस जो कहा जाता है, वो वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य था। कितने की पहचान विलियम जोन्स ने करी थी। निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है ना बच्चों? किसने किया है ये उल्लेख? मैगस्थनीज ने नहीं किया है। सेंड्रोकोटस और किसका? चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया है। ये बच्चों जस्टिन है। कौन है? जस्टिन। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। किसके प्रधानमंत्री थे कौटिल्य? बताया मैंने आपको, चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य कह लो, विष्णुगुप्त कह लो, चाणक्य कह लो, ठीक ना, ये सब कौन है? ये कौटिल्य है। किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य कुछ समय तक अशोक के भी प्रधानमंत्री रहे। बाद में अशोक का जो दूसरा पुरोहित था वो था राधागुप्त। कौन था? राधागुप्त। दूसरा पुरोहित कौन था अशोक का? राधागुप्त था। कुछ समय तक, यानी यह कहा जाता है कि अशोक के काल तक भी कौटिल्य जीवित था, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपने प्राण संलेखना विधि से त्याग दिए थे। वो जैन बन गया था। ठीक है, चलिए। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त के नाम से। किस नाम से बच्चों? विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे चाणक्य। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? सब जानते हैं, विष्णुगुप्त। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, आत्मकथा, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र आज भी लोक प्रशासन में पढ़ाया जाता है। जो लोक प्रशासन विषय है, हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, इस विषय में कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, जो मौर्यकालीन प्रशासन है, उसको पढ़ा जाता है अभी भी बच्चों। उस काल की तमाम चीजें पहली बार इस काल के शासन में जो अर्थशास्त्र में उल्लेखित है, मौर्य काल में जो है, जिसे दो तरह के न्यायालय बना दिए गए। एक फौजदारी न्यायालय। कौन सा न्यायालय? फौजदारी, जहां लड़ाई झगड़े के मामले आते थे। एक दीवानी मामले न्यायालय, जहां की जमीन जायदाद, वसीयत, तलाक के मामले आते हैं। ये पहला डिवीजन जो है, ये मौर्य काल में किया गया। जिले को प्रशासनिक इकाई बनाया गया और इस काल में जिले की संज्ञा थी विषय। क्या बोला गया जिले को? विषय बोला गया जिले को। क्या था जिले का नाम? विषय था। समाहर्ता नामक अधिकारी मिला होगा आपको। समाहर्ता अधिकारी रेवेन्यू वसूल करने वाला अधिकारी होता था। और आज भी बिहार में जो एसडीएम होता है, जो रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला अधिकारी होता है, समाहर्ता कहते हैं। यानी मौर्य काल का प्रशासन की आज भी उत्तरजीविता है। यानी मौर्यकालीन प्रशासन के तत्व आज भी हमारे प्रशासन में समाहित होकर अनवरत रूप से चल रहे हैं। तो वो देखिए कितने 2200-2500 साल पहले की बात है, और आज देखिए आप, आज भी उस चीज को पढ़ रहे हैं। तो मौर्यकालीन प्रशासन कितना स्ट्रोंग रहा होगा उस काल में। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली की पुस्तक प्रिंस से की जाती है? मैंने बताया था आपको, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। कालिदास का मालविका का निमित्त, वात्स्यायन का कामसूत्र, तिरुवल्लुवर का तिरुकुलर, ये अलग पुस्तकें। ये गुप्त काल का है। आप जानते होंगे कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक था। वात्स्यायन ये भी गुप्त काल का है।
लेकिन ये 9 रत्नों में शामिल नहीं था। तिरुवल्लुवर का ये संगम युग का है। किस युग का है? संगम युग। संगम युग यानी दक्षिण भारत का युग, चोल चेर पांडे। अब हम लोग देखो बच्चों, दक्षिण भारत से क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं एग्जामों में, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर उसी हिस्से से क्वेश्चन बनाता है जिसको आप छोड़ देते हैं, जो आप नहीं पढ़ते। तभी तो कहते हैं ना पेपर में पता नहीं कहां से आ गया, जो पढ़ा वो तो आया ही नहीं। तो ये टीचरों का, हम इसे अध्यापकों का ये कर्तव्य है कि हम वो चीज को ध्यान रखें, बच्चों की उस साइकोलॉजी तक पहुंचे जहां तो चीजों को छोड़ते हैं, और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपको वो सब चीजें पढ़ाएं। तो दक्षिण भारत को भी क्वेश्चन के रूप में मैं आपको सारा का सारा बताऊंगा, पूरा संगम काल बताऊंगा। संगम काल के बाद, इसे संगम काल के बाद फिर पल्लव आते हैं, उत्तरगुप्त काल में, या पूर्व मध्य काल जिसको हम बोलते हैं। राष्ट्रकूट का संघर्ष है वो बताऊंगा, चालुक्य है, कल्याणी के चालुक्य है, वेगी के चालुक्य है, आपके पांड्य है, ठीक है ना, जो भी है हम दक्षिण भारत को पूरा पढ़ेंगे। दक्षिण भारत के राजाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। संगम युग जो आप देखते हैं, संगम युग में जो चोल चेर पांडे, चोल चेर चोल चेर और पांडे, जो चोल चेर पांडे हुए 3 वंश हुए। तिरुवंश, अब इनमें कौन कौन राजा हुए, कौन कौन राजा नहीं हुए, से नेडुंजिरल, शिल्पादिकारम, संगम काल की पुस्तक है, मणि मैखले, ठीक ना, मणि मैखले है, शिल्पादिकारम है, कई पुस्तकें जो इस काल में लिखी, तो हम पढ़ेंगे सब संगम काल में। किसके शासन काल में? डिमेकस, ये बच्चों वास्तव में डाइमेकस है। कौन है? डाइमेकस है। भारत आया था, डाइमेकस भारत में जो आया था बच्चों बिंदुसार के समय आया था। एक आता डायनोसियस, कौन था? डायनेसियस। डाइमेकस और डायनेसियस दोनों किस काल में आए थे? ये दोनों बच्चों बिंदुसार के काल में आए थे। ये कौन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और अशोक का पिताजी था, बिंदुसार, है ना। डाइमेकस कहां से आए थे? डाइमेकस थे सीरिया के शासक एंटियोकस। एंटियोकस, एंटियोकस के दूत था ये। कौन? और ये जो था बच्चों, ये मिस्र के शासक, मिस्र के शासक फिलाडेल्फियस बोलते हैं उसको, फिलाडेल्फियस का राजदूत था। ये दोनों इस काल में आए थे। बिंदुसार ने डाइमेकस से 3 चीज अपने देश सीरिया से भेजने के लिए कहा था। प्राचीन काल में यात्रियों का आवागमन बढ़ा हुआ है। यात्रियों के आवागमन पर मैं एक पूरी क्लास बनाऊंगा। कौन से यात्री कब है? कल की क्लास इसी बात पर होगी कि पहला यात्री मेगास्थनीज आया, दूसरा कौन आया, तीसरा कौन, चौथा कौन, पांचवा कौन, फिर मध्यकाल में कौन कौन यात्री आए। यात्रियों के बारे में सिर्फ 2 ही बातें याद रखनी, तीसरी को याद रखनी ही नहीं है। एक तो किस समय आया, किसके काल में आया, बस किस समय आया, किसके काल में आया। दूसरी बात, उनकी पुस्तकें कौन सी है, उसने किस बात का वर्णन किया है। इसके अलावा और कुछ नहीं जानना आपको। किसके समय आया, किस काल में आया, कहां का था, और उसने की पुस्तक कौन सी है। पुस्तक लिखी है तो कौन सी है, पुस्तक नहीं लिखी है तो वर्णन क्या है उसका, बस ये पूरा पढ़ेंगे। प्लिनी, टोलमी, इन्होंने भारत के बारे में क्या कहा। जो कुछ ऐसे भी लेखक है जो भारत में कभी नहीं आए पर भारत के बारे में उन्होंने लिखा। हेरोडोटस, द फादर ऑफ हिस्ट्री, कभी भारत में नहीं आए पर भारत के बारे में जिक्र किया अपनी पुस्तकों में, हिस्टोरिका में। प्लिनी, टोलमी कभी भारत में नहीं आए
पर भारत के बारे में जिक्र किया है, ठीक ना, तो उन सब के बारे में देखेंगे। ठीक, तो डायोनिसियस से बिंदुसार ने, और ये बिंदुसार बच्चों आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी। आजीवक संप्रदाय वो था बच्चों, आजीवक संप्रदाय बोलते हैं जो मखली गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना करी थी। आजीवक संप्रदाय भाग्यवादी संप्रदाय, ये भाग्य में विश्वास करता है कि जो लिख दिया भाग्य में वो होना है, वो मिट नहीं सकता, जो नहीं होना वो नहीं होना है। ये आजीवक संप्रदाय है। ठीक, अच्छा, अब ये इसी का अनुयायी था डाइमेकस। इसी काल में दो यात्री आए, डाइमेकस और डायोनिसियस। डाइमेकस कहां से? एंटियोकस का राजदूत था। ये राजा था कहां का? सीरिया का। ये कहां से आया था? मिस्र के शासक फिलाडेल्फिया, ठीक ना, ये था टोलमी। हाँ, टोलमी फिलाडेल्फिया था ना, का नाम था पूरा टोलमी। नाम क्या था? टोलमी फिलाडेल्फस, या फिलाडेल्फियस बोलते हैं उसको। फिलाडेल्फस भी मिलता है, फिलाडेल्फियस भी बोलता है। तो टोलमी फिलाडेल्फियस कहां का था? ये मिस्र का था। अब बिंदुसार भाई साहब ने डाइमेकस से तीन चीजें मंगाई कि भाई साहब आप जा रहे हो अपने देश, किसी हाथ जा रहे हैं, तो आप एक काम करिएगा, हमारे लिए वहां जाने के बाद 3 चीजें भेज दीजिएगा। कि भाई ये राजा साहब क्या भेजना बताइएगा? कि एक तो भेजना आपको हमारे लिए मीठी मदिरा। मीठी मदिरा, पहला क्या भेजना बच्चों? मीठी मदिरा। क्या मदिरा भी मीठी होती है क्या? है मीठी मदिरा, रेड वाइन। कौन सी रेड वाइन मीठी होती है? ऐसा लोग कहते हैं कि रेड वाइन में पानी नहीं मिलाया जाता है, वो मीठी लगती है, वो काले अंगूर से बनती है। तो रेड वाइन भेज देना हमारे लिए कि यहां तो देसी ठर्रा मिलता है और जो है वो अच्छा नहीं है, तो आप हमारे क्या भेजना? रेड वाइन। अब भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो बताइए क्या भेजना है। अब ठीक है जी, दूसरी चीज आप हमारे लिए भेज देना सूखी अंजीर। सूखी अंजीर भेजना। अच्छा जी भाई, ये सूखी अंजीर क्या होती है? सूखी अंजीर एक ड्राई फ्रूट है बच्चों, एक होता है ड्राई फ्रूट। ये अच्छा ड्राई फ्रूट है। ये एक तो पेट का जो हमारा इसमें फाइबर होते हैं सूखी अंजीर में, ये फाइबर हमारे आहार नाल को साफ रखते हैं। तो जिसको कब्ज की समस्या होती है उसके लिए ये बहुत फायदेमंद होता है सूखी अंजीर। इसको रात को पानी में भिगो दो और सुबह उसको खा लो, तो आपका पेट बढ़िया तरीके से साफ होता है, नहीं आपको कब्ज की समस्या नहीं होती। आगे भेजना। अब ठीक है जी, और तीसरा क्या? एक काम और कर देना, क्या? अब की कोई दार्शनिक भी भेज देना। अब ये कुछ लोग सोचेंगे जी दार्शनिक क्या होता है? फिलोसफर बोलते हैं अंग्रेजी में, फिलोसफर यानी ऐसा व्यक्ति जो कि इस देश, इस दुनिया के बारे में, दूसरी दुनिया के बारे में, यानी अध्यात्म से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति। धर्म से जुड़ा हुआ नहीं, धर्म अलग होता है। ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, इस विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानता हो, विचार करता हो, जिसको तत्व मीमांसा का ज्ञान हो, ज्ञान मीमांसा का ज्ञान हो, जो दार्शनिक हो, मेरी भावना को संतुष्ट कर सके, ऐसा कोई दार्शनिक भेजना वहां से। दार्शनिक जो होते हैं, जो फिलोसफर होते हैं ना बच्चों, वो फिलोसफर जो होते हैं वो अलग तरीके से तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करके प्रति ईश्वर है कि नहीं है, ईश्वर है नहीं तो क्यों नहीं है। एक मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, एक फिलोसफर हुआ है, क्योंकि फिलोसफी मेरा विषय रहा है यूपीएससी में, 2 मेंस मैंने फिलोसफी से ही दिए हैं। तो ये कहा जाता है कि जो दार्शनिक होता है, हम ये कहते हैं ईश्वर जो शक्तिशाली है, ईश्वर कैसा है? बहुत शक्तिशाली, ईश्वर से बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं है। तो दार्शनिक ये कहते हैं कि अगर ईश्वर शक्तिशाली है तो एक ऐसा पत्थर बना के दिखाए जिसे वो खुद ना उठा सके। जी क्या मतलब है इस बात का? मतलब यह है कि अगर वो शक्तिशाली है तो इतना बड़ा पत्थर बनाए जिसे वो खुद ना उठा सके। उसने पत्थर बना दिया, उठा रहा, उठ नहीं रहा, तो उसका मतलब वो शक्तिशाली नहीं है। क्या वो ईश्वर ऐसा पत्थर बना सकता है जिसे वो खुद ना उठा सके? नहीं बना सकता। इसका मतलब यह है अब जो ईश्वर है वो शक्तिशाली नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापी है, हर जगह ईश्वर, कण कण में ईश्वर का वास है। जब कण कण में ईश्वर का वास है तो जो हम गाय को मारते हैं
भैंस को मारते हैं, व्यक्ति की हत्या करते हैं, वहां करते हैं, तो हम ईश्वर को ही तो मार रहे हैं। अगर कल को सड़क पर कोई दुर्घटना हो जाए तो मतलब ईश्वर को मालूम है कि भाई कल को यहां पर किसी बच्चे के साथ बलात्कार होगा, तो उसको फिर ईश्वर रोकता क्यों नहीं है? एक 5 साल के बच्चे से बलात्कार हो रहा है, ईश्वर को मालूम है कि वो बलात्कार हो रहा है, होगा कल को, तो रोकता क्यों नहीं है वो? इसका मतलब वो सर्वव्यापक नहीं है। ईश्वर दयालु है, कृपालु है, सब पे दया करता है। जब वो दया करता है तो जीवन में इतना दुख क्यों है? ऐसे भी लोग हैं जिनके दोनों हाथ कटे हुए, दोनों पैर कटे हुए हैं और वो मर नहीं रहे हैं, जीवन जी रहे हैं। तो क्यों इतना दुख है संसार में? बहुत सारे दुखी हैं जो आत्महत्या कर लेता है। तो अगर दुख दुनिया में, तो इस पर दयालु नहीं हो सकता। तो ये सब बातें, ये मेरी सोच नहीं है, ये फिलोसफरों की सोच है। मैं भी दर्शन का विद्यार्थी रहा हूं, मुझे भी तर्क वितर्क करना इन चीजों पर आता है, क्योंकि अभी क्लास हमारी इतिहास की, तो हम इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो दार्शनिक जो होता है ये होता है। तो इसने कहा, यहां के शासक ने, एंटियोकस ने, भाई साहब ऐसा है, मीठी मदिरा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, हमें जितनी मर्जी उतनी बोतल मंगा लो, सूखी अंजीर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर दार्शनिक हम नहीं भेजेंगे, हम दार्शनिक नहीं भेजेंगे। सीरिया में यह परंपरा नहीं है कि हम अपने यहां के दार्शनिक को कहीं दूसरे स्थान पर भेजें। तो कहा कि हम अपनी परंपराओं से, अपने नियमों से बंधे हुए हैं, इससे राजा जी आप चाहे तो दोनों मंगा लीजिए, जितनी आपकी मर्जी पर, हम नहीं भेजेंगे। तो सीरिया के शासक एंटियोकस ने ये नहीं भेजा था और दोनों चीजें भेज दी थी। बिंदुसार के शासन काल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, यह हमको बताना है। देखो बच्चों, बिंदुसार के शासन काल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर, कौन सा? अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। अवंती कहां पड़ता है बच्चों? एमपी में पड़ता था, मध्य प्रदेश में पड़ता था। 2 राजधानी थी इसकी, उज्जैन और महिषीमती। जीतकर किस समय? बिंदुसार के समय मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। आप जानते हैं अशोक जो था वो उज्जैन का राज्यपाल था, उसे तक्षशिला में विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया था। उससे पहले सुसीम भेजा गया था, जो कि सुसीम कौन था? अशोक का बड़ा भाई था। ये अशोक का था ना, अशोक उज्जैन का उपराज्यपाल रहा है और उसने तक्षशिला में विद्रोह को दबाया है। ये है। तो पूछ रहा है कि किस में इसका उल्लेख है, देख लीजिए आप कैसे निकाल लोगे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र तो पुस्तक पहले ही है, ये प्रशासनिक पुस्तक है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। ठीक, अच्छा। बुद्ध घोष की सम्मत पासादिका, पाणिनि की अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है वह आप जानते हैं यह मौर्य काल से पहले की पुस्तक है। ये एलिमिनेट करना सिखा रहा हूं आपको, अगर आपको मालूम है चीजों के बारे में। ये पहली है, इसका विषय प्रशासनिक है, शासनिक विषय है। अब बच्चा पतंजलि का महाभाष्य और बुद्ध घोष की सम्मत पासादिका। बुद्ध घोष की सम्मत पासादिका किसमें? बिंदुसार के शासन में अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य में मिला लिया गया था, इस ग्रंथ का उल्लेख हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप बताइएगा। इन दोनों में से यह आंसर है। पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि का जो महाभाष्य है बच्चों, यह सुंग काल में लिखा गया था। किसमें? सुंग काल में, जिसमें पहला ब्राह्मण वंश सुंग वंश था, जिसकी स्थापना पुष्यमित्र सुंग ने करी थी। यह है। बुद्ध घोष बौद्ध धर्म के विद्वान हुए, इनकी एक पुस्तक है सम्मत पासादिका, उसमें क्या वर्णन हुआ है क्या इसका? तो अवंती का। तो आप ये बताइए, मैं बताता हूं कि किसमें इसका उल्लेख हुआ है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों, ध्यान रखना आपको आगे तक, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या इसमें? शासन काल में अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया गया था। ये बच्चों है, कौन सी पुस्तक है ये बुद्ध घोष की सम्मत पासादिका। इसमें इस बात का वर्णन मिलता है। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जानते हैं, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन नामक व्यक्ति ने करी थी। किसने? उदयन ने। यह हर्यक वंश का शासक था। किस वंश का? हर्यक वंश का शासक था ये।
हर्यक वंश जाना बच्चों, हर्यक वंश भारत का पहला वंश है, मगध साम्राज्य का पहला वंश कौन सा है? हर्यक वंश है। उसी वंश से कौन था? उदयन, जिसने कुसुमपुर एक नाम है इसका, बंदलीगढ़ या बुंदेली कुछ करके नाम है, आगे एक क्वेश्चन है बताऊं उसमें। तो पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी उदयन ने और अपनी राजधानी बनाया था। सोन और गंगा नदी की नदी है, सोन और गंगा नदी के संगम पर इस शहर की स्थापना करी गई थी। पाटलिग्राम एक शहर था, पाटलिग्राम कुम्हार स्तर से प्राप्त हुए, वो इसी का अवशेष हुए हैं पाटलिपुत्र के। तो सोन और गंगा के संगम पर बसा हुआ था पाटलिपुत्र। इससे पहले राजधानी कौन सी थी बच्चों? इससे पहले राजधानी थी राजगृह गिरिवर्ज। राजगृह का कौन सी? गिरिवर्ज राजधानी थी। वो 5 पहाड़ों से घिरा हुआ नगर था। पाटलिपुत्र 1000 साल तक भारत की राजधानी रही है। 1000 साल तक भारत की राजधानी रही है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के बाद फिर राजधानी बनी भारत की कन्नौज। कन्नौज के फिर 300 साल तक, 2 साल तक संघर्ष हुआ राष्ट्रकूट के बीच में, पाल वंश के बीच में और गुर्जर प्रतिहार वंश के बीच में। पाटलिपुत्र से स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किसका? लकड़ी का बना हुआ था। किसका? लकड़ी का। और लकड़ी का महल था, इस बात का उल्लेख फाहियान ने भी किया है। फाहियान पहला चीनी यात्री जो चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त कौन? प्रथम द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय ना विक्रमादित्य, देवराज, देवगुप्त, देवेंद्र, परम भागवत, सब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ये गुप्त वंश का महानतम सम्राट है। इस काल में फाहियान भारत में आया था, जो पहला चीनी यात्री है। दूसरा है हुवेनसांग, तीसरा है इत्सिंग। दो तो पढ़ता आप, फाहियान, हुवेनसांग, एक इत्सिंग भी है। इत्सिंग जो यात्री आया था, ये दक्षिण भारत में आया था। ये कहां था बच्चों? ये दक्षिण भारत में आया था, उत्तर भारत में नहीं आया था। ये दक्षिण भारत में अपना अध्ययन करके जो अध्ययन करता था वो चला गया था इत्सिंग। तो 3 यात्री आए हैं, और भी हैं, बताऊंगा बाद में जब हम यात्रा पढ़ेंगे। तो पहला फाहियान, दूसरा कौन सा? हुवेनसांग, तीसरा इत्सिंग है। तो इसी ने कहा है कि लकड़ी का बना हुआ महल था और इतनी चमक थी कि जैसे आप ना तो देखते थे तो जैसे कई सूरज एक साथ चमक रहे हों, इतनी बढ़िया पॉलिश थी उसके ऊपर। वासुदेव शरण अग्रवाल हुए हैं जिन्हें भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया है। उन्होंने कहा है कि भारत में जो पॉलिश है, वो जननी जो है पॉलिश की, जो वास्तव में हम जो पॉलिश करते हैं, वो पॉलिश वास्तव में उसकी ये देन दुनिया को भारत की देन है। वासुदेव शरण अग्रवाल हुए, इतिहासकार है, संस्कृति का अध्ययन किया बहुत सारा। तो उन्होंने मौर्य काल को बताया, मौर्य काल में कि मौर्य काल में पॉलिशदार बर्तनों का और लकड़ी पर पॉलिश करने का उदाहरण हमको सबसे पहले दिखाई पड़ता है। ठीक ना? चलिए, बुलंदी बाग का इसका मतलब बुलंदी बाग पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम है। कुसुमपुर, बुलंदी बाग, कुम्हार, ये सब किसके नाम है? पाटलिपुत्र के। निम्नलिखित से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? आप जानते हैं, अशोक ने अपने राजा बनने के बाद अपने जीवन में केवल एक युद्ध लड़ा, कलिंग का युद्ध। कौन सा? कलिंग का। इसके अलावा अशोक ने अपने जीवन में कोई लड़ाई नहीं लड़ी। कलिंग यानी उड़ीसा यानी उत्कल, बस एक यही लड़ाई इसने लड़ी। किसने? अशोक ने। तो जाहिर सी बात, अशोक ने जब अपने जीवन में एक ही युद्ध किया कलिंग का 261 ईसा पूर्व में, यानी गद्दी पर बैठने के 8 वर्ष के बाद, तो अशोक ने युद्ध किया था ये। तो अशोक तो इसमें है नहीं आंसर। बिंदुसार हम जानते कि इसने कोई युद्ध किया ही नहीं है, उसने कभी लड़ाई नहीं गया, ठीक ना? तो वो सबसे केवल कौन सा है? चंद्रगुप्त है। कौन सा है? किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? तो क्योंकि दक्कन पर मतलब होता है जो आपका कर्नाटक है और जो केरल है, जो वहां तक का इलाका, जो दक्कन का पठार है आपका, ये जो पठार है दक्कन का पठार, ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। सबसे बड़ा पठार कौन सा? दक्कन का पठार है। अब क्या है
जो दक्कन जो विजय करी, क्योंकि हमको मास्की और गुर्जरा अभिलेख मिला है। कौन सा? मास्की और गुर्जरा अभिलेख। तो हमको कर्नाटक से अशोक के अभिलेख मिले हैं। तो कर्नाटक के अशोक के अभिलेख मिलने का मतलब ये होता है बच्चों कि अशोक के शासन काल में कर्नाटक और कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश का मौर्य साम्राज्य का अंग था। अशोक ने कोई विजय नहीं करी, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है ये विजय चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। असल में क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत में जो भौतिक संस्कृतियां थी, भौतिक संस्कृतियां, भौतिक संस्कृतियां जो थी अशोक के समय, वो चतुर्थ मौर्य के समय, भौतिक संस्कृति का बहुत कोई बड़ा उदय नहीं हुआ था। भौतिक संस्कृति का मतलब कि ऐसे बड़े बड़े राज्य नहीं बने थे दक्षिण भारत में, जनजातीय वाले राज्य थे, को जीतना आसान था। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य काबुल कंधार से लेकर दक्कन के पठार तक, इधर असम से लेकर उधर ईरान की सीमा तक राज कर सका। इतना बड़ा साम्राज्य किसी शासक के पास नहीं था। वो वैज्ञानिक सीमा जिसे अंग्रेज 200 साल तक खोजते रहे कि वो हमको मिल जाए हिंदुकुश पर्वत, पर वो अंग्रेजों को प्राप्त नहीं हुआ। वो वैज्ञानिक सीमा इसलिए बोलते हैं उसको कि एक तरफ पहाड़ है, उस वहां से रक्षा करना आसान है। हिंदुकुश आ गया, फिर ट्रांस हिमालय आ गया, फिर पूरा हिमालय है, तो यहां से रक्षा करना क्या था उस समय, कि उस समय जो लड़ाइयां थी वो लड़ाइयां पैदल सेना की हुआ करती थी, ना कि मिसाइल की थी, दाग दिया मिसाइल। अब वास्तव में हिमालय और हिंदुकुश हमारी सीमा तो है, पर ये वैज्ञानिक सीमा अब नहीं रही है कि अब लड़ाइयां पैदल सेना की नहीं होती है, बल्कि लड़ाइयां तो अब इनके भी ऊपर होती है, हवाई जहाज से। और कुछ समय के बाद तो लड़ाइयां अंतरिक्ष में हुआ करेगी कि एक देश का सैटेलाइट समाप्त कर दो। जब किसी देश के सारे सैटेलाइट समाप्त हो जाएंगे, उस देश का नेट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जब नेट खत्म हो जाएगा, वो देश अपंग हो जाएगा अपने आप। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार ठप, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय परिवहन सिस्टम ठप, पूरा बैंकिंग सिस्टम, बैंक सब ठप, शेयर बाजार ठप। यही चाहिए होता है, और क्या करना होता है। तो ये है, तो उसमें वैज्ञानिक सीमा थी, पर अब ये वैज्ञानिक सीमा इस तरह की नहीं है। अब तो हिमालय का हम ऊपर चढ़कर युद्ध करते हैं, यह स्थिति। चलिए खैर, तो ये था ये। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? मालवा भी जीता, गुजरात भी, महाराष्ट्र भी, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य है। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। पश्चिम भारत पर जो प्रभाव करता है बच्चों, कलिंग जानते हैं, कलिंग तो कहां है? पूरब में है। अशोक का गिरनार अभिलेख देखते हैं, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक का सोपारा शिलालेख, ये पूरा पश्चिम भारत पे था, पश्चिम भारत में था। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में था। देखो, अशोक का गिरनार अभिलेख, ये अशोक का नहीं है गिरनार अभिलेख, वास्तव में जूनागढ़ अभिलेख को गिरनार अभिलेख कहते हैं। गिरनार जूनागढ़ अभिलेख जो है, इस जूनागढ़ रुद्रदामन का उल्लेख हुआ है, इसे गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। ये मेनली रुद्रदामन का अभिलेख है और इस संस्कृत में खुदवाया गया अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख हुआ है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जूनागढ़ में सुदर्शन झील बनवाई थी। कौन झील? सुदर्शन झील। इस सुदर्शन झील के निर्माता था चंद्रगुप्त मौर्य, मरम्मत करवाई अशोक ने, फिर मरम्मत करवाई रुद्रदामन ने। और इसकी जो मरम्मत थी रुद्रदामन की, जो कि एक शक वंश का शासक था। किस वंश का बच्चों? शक वंश का। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रुद्रदामन ने जो मरम्मत करवाई थी इस सुदर्शन झील की, जो मरम्मत करती वो खुद निजी सहायता से करवाई थी, खुद करवाई थी अपनी निजी सहायता से। बच्चों, अपनी निजी कोष से करवाई थी, अपने खुद के कोष से, खुद के पैसे से इसकी मरम्मत करवाई थी। क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि अपने निजी कोष से सुदर्शन झील की मरम्मत करवाने वाला शासक कौन था? वो तो बच्चों रुद्रदामन था। तो जूनागढ़ अभिलेख पता चलता है किसका? जूनागढ़ अभिलेख कि क्या था, वो पश्चिम भारत पर उसका प्रभाव था। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ये अशोक का गिरनार अभिलेख। एक्चुअली गिरनार से अशोक का अभिलेख तो मिला है, जूनागढ़ से और गिरनार से अशोक का अभिलेख मिला है, पर रुद्रदामन के जूनागढ़ में इस बात का चंद्रगुप्त का उल्लेख हुआ है। तो इसलिए मेन कौन सा आंसर माना जाएगा? जूनागढ़ में, क्योंकि जब चंद्रगुप्त का उल्लेख हुआ है इसमें कि चंद्र नामक व्यक्ति ने एक झील बनवाई थी, और झील बनाकर यहां से बांध बनवाया और यहां से नहरें निकाल ली थी, यहां से नहर।
किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बाद में झील की मरम्मत अशोक ने करवाई, उसके बाद रुद्रदामन ने करवाई, उसके बाद स्कंदगुप्त ने करवाई। सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? सेल्यूकस फोकस और हराना फोकस, किस भारतीय राजा ने हराया था? किस भारतीय राजा ने इसको हराया था? वो जानते हैं आप? चंद्रगुप्त मौर्य। 305 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व में, यानी बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा में हराया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य। किसको? सेल्यूकस को। हराने के बाद आप जानते हैं इसकी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से हुआ था, और चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को इनाम के रूप में दिए थे। हेरात यानी काबुल और कंधार का जो इलाका है, हेरात बोलते थे उसको, वो उसके बदले इनको हेरात मिला था। यानी एक प्रकार से हेरात और काबुल कंधार मिला चंद्रगुप्त मौर्य को, तो उसके बदले जो उपहार दिया गया उनको, वो 500 हाथी दिए गए थे। और ये पहला विदेशी विवाह है अगर देखा जाए तो, ठीक ना? यानी विदेशी कौन है? हेलेना। देशी कौन है? अपना चंद्रगुप्त मौर्य है। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? बताया मैंने आपको 305 बीसी। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? किसने? सहिष्णुता। सहिष्णुता को आपने पढ़ा होगा। सब सहिष्णुता मतलब होता है कि किसी से समझौता करना, बर्दाश्त करना, किसी के अस्तित्व को स्वीकार करना, है ना? जैसे अभी हमारे देश में सहिष्णुता का थोड़ा सा कमजोर हुआ है कंसेप्ट। अब हम दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करने के बजाय अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो धर्म के आधार पर हो। तो कहीं ना कहीं जो हमारा ये मूल्य है, जो हमको अशोक ने दिया था, कौन सा मूल्य? सहिष्णुता का मूल्य जो हमको अशोक ने दिया था, यह मूल्य हमारा कमजोर पड़ा है। कमजोर क्यों पड़ा है? क्योंकि अब हम अपनी जाति, अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं, तो अब जब हम अपने को श्रेष्ठ बताएंगे तो दूसरे को कमजोर बताएंगे। ये तो मतलब ना इस बात का। तो सहिष्णुता, उदारता और करुणा, ये अशोक की स्थापना थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुरक्षा की वेदी पर स्वतंत्रता की बलि चढ़ा दी। यानी जो सुरक्षा थी, सुरक्षा इतनी मजबूत करनी थी, अब उसको जो है छोटे छोटे अपराधों के लिए बड़े बड़े दंड दिए जाते थे। लेकिन अशोक ने चंद्रगुप्त मौर्य के काल के जो प्रशासनिक सिस्टम था उसमें उसको बदला। कुछ अधिकारी रज्जुक हुआ, धर्म महापात्र हुए, है ना? और जो रज्जुक था, धर्म महामात्र थे, इस तरह का फौजदार थे, ये अधिकारी नियुक्त किए, ठीक ना? और अपना जो उसका कंसेप्ट था अशोक का, समझो, सहिष्णुता, उदारता और करुणा था। सहिष्णुता मतलब कि इसने कहा अशोक ने खुद कि कभी भी अपने धर्म की बड़ाई नहीं करनी चाहिए बिना किसी कारण के, और बिना किसी कारण के दूसरे के धर्म की आलोचना भी नहीं करनी चाहिए। यह हमारा मूल्य था। यह मूल्य अब कहीं ना कहीं नैतिकता के आधार पर कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए तात्कालिक रूप से लगता है कि हाँ बहुत अच्छा है, पर भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। चलिए, खैर, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में समाहित नहीं था? अफगानिस्तान, श्रीलंका, बिहार, कलिंग। अफगानिस्तान में था, यह भी था। बिहार तो राजधानी थी पाटलिपुत्र, क्या करिएगा। कलिंग जीत लिया था, और कलिंग के दो हिस्से हो गए थे। उत्तरी राजधानी आप जानते हैं तोसली थी, तोसली। जो दक्षिण राजधानी थी उसको राजधानी जोगढ़ थी, जोगढ़, है ना? कलिंग को जीतकर अशोक ने को दो भागों में बांट दिया। जो उत्तरी कलिंग था राजधानी थी तोसली, और जो दक्षिणी कलिंग था राजधानी थी जोगढ़। तोसली और जोगढ़ की राजधानी दोनों कलिंग की राजधानी थी। ये तो ये भी इसके हिस्से में था। कलिंग क्यों जीता था अशोक ने? जानते इसके जीतने का अलग कारण बताए गए हैं। कुछ ने बताया कि हाथी रोमिला थापर हुई हैं। कौन? रोमिला थापर इतिहासकार है। उन्होंने यह बताया कि वास्तव में जो कलिंग की वजह थी वो अशोक ने हाथियों के लिए करी थी। यहां पर हाथी बहुत ज्यादा अच्छे मिलते थे। कुछ ने बताया कि यहां पर व्यापार था,
कि कलिंग जो एक बंदरगाह था, समुद्र का किनारा था, उसके कलिंग के थोड़ा ऊपर चल गई ताम्रलिप्ति। कौन सा बंदरगाह था बच्चों? ताम्रलिप्ति। मौर्य काल का सबसे बड़ा बंदरगाह ताम्रलिप्ति था बंगाल में। उससे जुड़ा चीजें थी तो इसलिए उसको जीतना अनिवार्य था। खैर, बिहार था ही। श्रीलंका इसके पास नहीं था। श्रीलंका में इसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा था। आप जानते हैं इस बात को। तो श्रीलंका जो था वो अशोक के अधिकार क्षेत्र में नहीं था, अफगानिस्तान तक था। अशोक तो बच्चों वो राजा हुआ भारत का जो आज भी जिसकी बहुत सारी बातें हमारी विदेश नीति का एक बड़ा आधार स्तंभ है। वो सही सुनता है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, जिए और जीने दो, ये हमारी मूल्य हैं, ये हमारी नैतिकता है, ये हमारा सार है, जो आज भी हमको कहीं ना कहीं अपनी बहुत सारी नीति में दिखाई पड़ता है। ऐसा नहीं है अक्सर सुनता खत्म होने से सब कुछ खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। इतिहास गवाह कि भारत कभी भी आक्रामक देश नहीं रहा। कभी भारत ने अपने से बाहर कभी आक्रमण नहीं किया। भारत में वो सब प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं और थे जो किसी एक व्यक्ति को बेहतर जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं। तो हम क्यों बाहर जाएंगे? अगर हमें अपने घर में ही बढ़िया पनीर मिल रहा है, बिरयानी मिल रही है, बढ़िया मिठाइयां मिल रही हैं, ऐश और आराम की सभी सुविधाएं उपलब्ध है, तो हम दूसरे घर में क्यों झांके? जब दूसरे घर में नहीं झांकेंगे तो हम संतुष्ट रहेंगे, आध्यात्म की ओर बढ़ेंगे। इसलिए दुनिया की सबसे जो बड़ी शक्ति है, दुनिया की आध्यात्मिक जो शक्ति है, वो भारत है। सारा विश्व आध्यात्म के लिए भारत की तरफ बढ़ता है। आज अमेरिका और यूरोप के अंदर भारत से ज्यादा योग सीखने वाले केंद्र हैं। मेडिटेशन होता है ना, उसके केंद्र हैं। इतना अधिक मेडिटेशन केंद्र यूरोप और अमेरिका में होना इस बात का प्रमाण है कि वो लोग भी हमारी आध्यात्मिकता, हमारे योग, हमारे मूल्य, हमारी संस्कृति को मानते हैं, प्रभावित हैं उससे। पर हम लोग पश्चिम का अंधाधुंध उसका आधुनिकीकरण देख रहे हैं, अंधानुकरण करते हैं। हम लोग जून के महीने में जब शादी होती है तो कोट पैंट और टाई लगा के जाते हैं। क्यों भाई? क्या जरूरी है कोट पैंट टाई लगाना? अरे आप धोती कुर्ते पहनिए ना। हालांकि आप तो लोग शेरवानी पहने लगे जो कि हमारी खुद की है, अच्छी बात है। पैंट कोट शादी में पहनना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। क्यों पहने? ये देन पश्चिम की संस्कृति की है। वहां पर 8 महीने सर्दियां होती हैं तो टाई लगाएंगे, वो तो कोट पैंट पहनेंगे ताकि सर्दी ना लगे उनको। हम तो गर्म देश के वासी हैं, हमारा तो जलवायु भी गर्म है, हमारा तो खून भी गर्म है। उसी में हम क्या करें, गर्मियों में जून के महीने में शादी करें और पसीने से लतालत हैं, भरे पसीने से। क्यों भाई? इसलिए अंधानुकरण से बचना चाहिए। ठीक, देखते हैं कौन सा क्या कह रहा है। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? किस अभिलेख में? हाँ, तो तृतीय अभिलेख में, प्रथम इसमें, तृतीय अभिलेख में। किन से? तीसरे अभिलेख में चोल चेर पांडे, चोल चेर और पांडे। ये केरल में थे, ये थे केरल में, चेर पांडे केरल में थे, ये तमिलनाडु में थे। ठीक ना? इन तीनों दक्षिण भारत की शक्तियों का उल्लेख हुआ है। ठीक, किसमें? तीसरे अभिलेख में। भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग निर्माण करवाया था अशोक ने। देखिए, अशोक तो बच्चों बहुत महान सम्राट था। महान केवल कुछ ही लोगों के साथ लगता है, एक अशोक और एक अकबर महान। वास्तव में ये दोनों ही महान थे। सिकंदर कहीं से महान नहीं लगता है। सिकंदर तो दुनिया का खून बहाकर, दुनिया खून पीकर, लोगों को अपंग बनाकर, महिलाओं को विधवा बनाकर, बच्चों को अनाथ बनाकर जब अपनी विजय करी। लेकिन अशोक ने अपनी तलवार उस समय रखी जब वो अपनी पराकाष्ठा पर था। यही उसकी महानता है। जब व्यक्ति अपनी पराकाष्ठा पर होता है, अपनी प्रसिद्धि की, अपने मान सम्मान के सर्वोच्च बिंदु पर होता है और उस समय संन्यास ग्रहण कर ले, यही तो उसकी महानता है।
अशोक जिस समय अपनी पराकाष्ठा पर था, उससे बड़ा साम्राज्य किसी के पास नहीं था। उस समय कलिंग की विजय करने के बाद उस अशोक ने क्या काम किया, तलवार रख दी। वो तलवार जो कभी बिंबिसार ने अंगराज्य जितने निकाली थी, वो तलवार अशोक ने दोबारा अपने म्यान में रख दी। कहा कि अब मैं सैन्य विजय नहीं करूंगा, अब तो केवल मैं धर्म विजय करूंगा, यानी लोगों का हृदय परिवर्तन करूंगा। हृदय परिवर्तन मतलब है लोगों के विचार बदलूंगा, उनके तरीके बदलूंगा, जीवन शैली बदलूंगा उनकी। ये था। तो प्रथम अस्पताल किसने बनवाई थी, अशोक ने बनवाई थी। बहुत सारे कल्याणकारी कार्य अशोक ने किए थे अपने राज्य के अंदर। अपने राज्य के अंदर, अपने दरबार के अंदर पशु की हत्या प्रतिबंध लगाया। अपने धर्म में अशोक ने कहा कि अपने से बड़ों का सम्मान करो, माता पिता का सम्मान करो, माता पिता की आगे के बिना सन्यासी ना बनो। बहुत सारी बातें बताई। तो अस्पताल औषधि किसकी देन है ना। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में अपनी आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण कौन सा है, देवनाम प्रिय, तीर्थ यात्रा, मोक्ष में देवनाम प्रिय की उपाधि, देवताओं का प्रिय, देवताओं का प्रिय। और अशोक के गुर्जरा अभिलेख में और मास के अभिलेख में अशोक वर्धन का नाम मिलता है। अशोक वर्धन, ठीक है ना। तो कहेंगे अशोक की जो आस्था थी बच्चों, वो शैव धर्म में आस्था थी अशोक की। किसमें, शैव धर्म में। अशोक मूलतः शैव था, शैव धर्म का अनुयायी था अशोक मूलतः। फिर ये उपगुप्त, मोगलीपुत्तिस, इनके प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म की ओर इसका झुकाव पड़ा और बौद्ध धर्म का अनुयायी बना अशोक। तो देव नाम प्रिय, देवताओं का प्रिय, ये लिया था। और अशोक ने कहां से थी ये अशोक ने बच्चों कुषाण से ली थी। कहां से, कुषाण, नहीं कुषाणों से नहीं, ये ली थी अशोक ने कुषाण करा, चीन के राजाओं से, चीन के राजाओं से, चीन के राजाओं से ये उसने कंसेप्ट ग्रहण किया था। कौन सा, देवनाम प्रिय, देवताओं का प्रिय, ये था अशोक का। ठीक, अच्छा। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, बौद्ध धर्म की सभा पाटलिपुत्र में हुई थी। जानते हैं, मोगलीपुत्तिस इसके अध्यक्ष थे। और इसी सभा में बौद्ध धर्म में एक तीसरा पिट्ठक लिखा गया था, अभिधम पिट्ठक। अभिधम पिट्ठक लिखा गया। अभिधम पिट्ठक क्या है, अभिधम पिट्ठक जो है बच्चों ध्यान रखिएगा आप, वो जो सूत पिट्ठक है, सूत पिट्ठक, इसका दार्शनिक स्वरूप है। इसकी दार्शनिक व्याख्या किसमें हुई है, अभिधम पिट्ठक में हुई है। रज्जुक क्या थे, रज्जुक मौर्य शासन के अधिकारी थे। और रज्जुक की जो स्थापना थी, जो पद बनाया था, वो अशोक ने बनाया था। किसने, अशोक ने। और कुछ व्यक्ति इसकी तुलना आज के जो डीएम होता है या जो डीसी होता है उसके पद से करते हैं कि रज्जुक का वही कार्य था जो आज किसका कार्य है, डीएम का या जो डीसी का कार्य है। सार्तवाह किसे कहते हैं, बता आपको, सार्तवाह। सार्तवाह व्यापारिक काफिलों का प्रमुख होता था, है ना बच्चों, ये था सार्तवाह। वास्तव में पहले उचित श्रेणियां, जो काम आज बैंक करते हैं ना, बैंक लेन देन काम, वो काम पहले श्रेणियां क्या करती थी, श्रेणियां। इस श्रेणियों के माध्यम से व्यापार होता था। और जो व्यापार होता बच्चों, जो व्यापारी जाते थे वो काफिले के रूप में जाते थे, क्योंकि एक को तो लूट लिया करते थे, तो बहुत सारे व्यापारी एक साथ मिलकर चलते थे। तो जो उनका काफिला था उसके मुख्य को बोलते थे सार्तवाह। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था, सारनाथ स्तंभ जो बच्चों अशोक के काल का है। सारनाथ स्तंभ किस काल का है, अशोक के काल का है। और यहीं से हमने अपना चुनाव चिन्ह लिया है, वो चुनाव चिन्ह कह रहा हूं जो हमारा राज्य के चिन्ह है, अशोक स्तंभ बोलते ना, अशोक स्तंभ। तो जो अशोक स्तंभ है बच्चों, वो यहीं से लिया गया है, सारनाथ से। और यहीं से जो 3 बब्बर शेर हैं, वो बब्बर शेर कहां के, वो गिरनार के हैं, जूनागढ़ के शेर, वो गुजरात में पाए जाते हैं। तो तीनों शेर हैं। इन शेरों पर भी चर्चा में ये तीनों शेर। अंतर क्या है, जो सारनाथ के जो शेर हैं बच्चों, जो शेर हैं, वहां भी 4 शेर हैं,
एक प्रकार से तीन ही दिखाई देते हैं कि वो एक दूसरी तरफ पीट करके बैठे हुए हैं। उनका जो मुख है वो थोड़ा कम खुला हुआ है, वो जो मुख कम खुला हुआ उनका, तो लगता है जैसे वो आराम से बैठे हुए, शांति प्रिय लगते हैं। लेकिन जो हमारे संसद भवन में जो मोदी जी ने लगाया है शोक स्तंभ, वो उनका मुंह बड़ा है। जब उनको बड़ा बनाया तो उनका मुंह भी क्या हो गया, खुल गया। जब मुंह खुल गया तो दांत बनाने पड़ेंगे, तो दांत दिखाई दे रहे उनको। तो बोला जा रहा है अब जो वास्तव में जो संसद भवन पर जो अशोक स्तंभ लगाया है, ये तो खूंखार वाले शेर हैं, खूंखार शेर है। कैसे? आक्रामक प्रवृत्ति है इन शेरों की, जबकि जो मूल प्रवृत्ति है वो मूल प्रवृत्ति शांत की है। और यहां प्रवृत्ति कैसी है? खूंखार है। पर ऐसा नहीं है, जब आकार बढ़ता है तो मुंह तो ज्यादा खुलेगा खुलेगा, तो हमको क्या लगेगा, वो अब बड़ा हो गया। निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? धन बच्चों, सर्वश्रेष्ठ स्तूप किसको मानते हैं? स्तूप यानी कौन सा बच्चों? ध्यान, सबसे श्रेष्ठ स्तूप वो बच्चों कौन सा होगा? वो सांची का स्तूप है। कौन सा? सांची का स्तूप। ये सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है आज भी। ठीक है, चलिए जो बाकी जो क्वेश्चन है वो आपकी अगली क्लास में होंगे। लगातार क्लास से जुड़े रहिए। जो मैं आपको व्याख्या कर रहा हूं, इन व्याख्याओं को आप पढ़ते रहिए। भरूच का स्तूप ध्यान, प्राचीनतम स्तूप है भारत का। कौन सा? भरूच का स्तूप। चलिए, ये आपके सारे क्वेश्चन थे जो आपको मैंने करवाए हैं। अब जो अगले क्वेश्चन है वो अगली क्लास में होंगे, इसलिए आप अगली क्लास जरूर देखिएगा इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।